मुझे हमेशा ताजुब होता था कि कैसे अकेले एक क्षेत्र में एक खास समुदाय को बहुत सम्मान मिलता है, कैसे अलग अलग भाषा बोलने वाले यहाँ बसने आए और कैसे उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को प्रभावित किया। जब मैं ग्रामीण जीवन को समझने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि बंजर भूमि कैसे गाँव में परिवर्तित हुए और कैसे एक ही गाँव में विभिन्न वर्ग के लोग रहने आए, इत्यादि इत्यादि, तभी मेरी नज़र गोपल्ला ग्रामम पर पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ books.com लिट ज्ञान में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दिलचस्पी की बात है कि ये किताब तमिल बिग बॉस शो में कमल हासन द्वारा रेकमेंड की गई 10 तमिल शीर्षकों में से एक है, इसलिए ये हाल ही में अधिक लोकप्रिय हुई। अब मुझसे ये मत पूछिए कि क्या मैं ये शो देखती हूँ। मेरी उत्सुकता केवल उनके पुस्तकों की सिफारिशों तक ही सीमित थी। तब तक मैंने गोपालपुरम उपन्यास के बारे में नहीं सुना था और मुझे बहुत खुशी है कि पेंगुइन अनुवादित कार्यों को प्रकाशित कर हमारे भारतीय साहित्य के खजाने में से ऐसे ऐसे रत्न खोजकर पाठकों को जागरूक करने की ओर कदम उठा रहा है। कि राजनारायण के अधिकतर पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद प्रीतम के चक्रवर्ती द्वारा किया गया है, लेकिन मेरी ये समीक्षा गोपल्ला ग्रामम पुस्तक पर आधारित है, जिसका अनुवाद एम विजयलक्ष्मी ने किया है। चलिए देखते हैं इस गांव में कैसे कैसे किरदार रहते हैं। गोपल्ला ग्रामम 1976 में की राजनारायण द्वारा लिखित एक तमिल क्लासिक है। वे अपने तमिल अध्याक्षरों इनिशियल्स द्वारा कीरा के नाम से लोकप्रिय है। 150 पन्नों का ये उपन्यास एक नायकर परिवार की 130 साल लंबी गाथा का दस्तावेजीकरण है, जो कुंभनी काल से लेकर 1850 के दशक तक फैला हुआ है। ये वही साल है जब रानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत को अपने कब्जे में किया। उपन्यास एक गर्भवती महिला की हत्या के साथ शुरू होती है, जो उस गांव की है। मजेदार बात यह है कि ऐसा ही एक दृश्य भारती राजा की तमिल फिल्म मुदल मर्यादे में दिखाया गया है। अब जब हत्या के मामले की छानबीन होती है तो हम गांव के इतिहास, प्रत्येक चरित्र की व्यक्तिगत कहानियों के आगे पीछे यात्रा करते हैं और फिर वर्तमान में वापस आ जाते हैं। कुछ हद तक ये कैरेक्टर फ्लैशबैक सिटी ऑफ गॉड फिल्म के फ्लैशबैक जैसा है। ये उपन्यास हम ऐसे आसानी से नहीं पढ़ सकते जैसे कि हम आजकल के आधुनिक उपन्यास पढ़ते हैं, क्योंकि रेगुलर पुस्तकों में एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स के आसपास एक कहानी होती है और इस तरह ये कहानी विकसित होती है। लेकिन मुझे गोपल्ला ग्रामम काफी अलग लगा। यदि आप एक स्पष्ट कथा और पूर्ण विकसित पात्रों की उम्मीद करते हुए पढ़ने आते हैं तो आपको निराशा होगी। कहानी और शैली के प्रवाह से आप समझ सकते हैं कि ये एक वास्तविक कहानी हो सकती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से पारित हुई है। इसमें एक लोक विद्या प्रकार का रहस्यवाद है जो शायद इसके कई रीटेलिंग के माध्यम से प्राप्त हुआ है। यह पुस्तक निजाम के शासन से बच के भागने वाले नायकरों की एक परिवार पर केंद्रित है। वे बचते बचाते तमिलनाडु के एक जंगल तक की कठिन यात्रा तय करते हैं। करिसल काड यानी कि ब्लैक सॉय जंगल जिसे कहते हैं, सूखे से ग्रस्त झुलसी हुई इस भूमि के जंगलों को जलाकर अपना गांव बनाते हैं और वहीं बस जाते हैं। वे अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखते हुए तमिल प्रथाओं को अपनाते हैं। ये कृषि प्रधान गांव एक साधारण प्रणाली द्वारा वहां के रहने वालों को एक साथ बांधे रखता है और अकाल, डकैती और अपराध जैसे समय समय पर आने वाले खतरों का सामना भी करता है। वर्तमान पीढ़ी पश्चिमी सड़क पर एक उच्च मंजिले घर में संयुक्त परिवार के रूप में रहती थी, जिसे कोटयर मकान कहा जाता है, जो अब खंडहर बन चुका है। वहां से ये किताब हमें नायकर परिवार की महामाता मंगतायारू अम्माल द्वारा बताई गई पारिवारिक किंवदंतियों के माध्यम से गुजरे वक्त में ले जाती है। वह उन परीक्षणों और क्लेशों को याद करती है जिनसे वे गुजरे थे और उनके द्वारा देखे गए चमत्कार और सफलताओं से हमें अवगत कराती है। सच कहूं तो मैंने ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी जिसमें 5 पीढ़ियों से अधिक समय तक फैले लोगों का इतने रंगीन तरीके से वर्णन किया गया हो। हर किरदार अपनी विचित्रता में अनमोल है। मैं वास्तव में इनमें से एक पसंदीदा नहीं चुन पाई। गोविंदप्पा नायकर, ऊर कुडुम्बन,
जोसियम वेंकटरायलु, पेद्दगोंत कोटैया, ये सभी मंत्र मुग्ध कर देने वाले पात्र हैं। उन दिनों ये पात्र क्या क्या काम किया करते थे, एक एक का अलग स्वभाव, ढंग और चतुराई पढ़ने में बड़ा मजेदार लगा। पुस्तक में मुख्य रूप से सिर्फ 2 महिला पात्र हैं जो अन्य पुरुष पात्रों के बावजूद मूल कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीते युग के दौरान जीवन के तरीके का विस्तृत वर्णन, जिसमें राजमार्ग लुटेरे जिन्हें तीवटी कोल्लैयर कहा गया है, टिड्डियों का अकाल, उनकी मान्यताओं और विश्वास की उत्पत्ति कैसे हुई, बहुविवाह, खासकर पुरुषों को बहनों से शादी करने की आदत थी, जंगली मवेशियों को पालतू बनाने और उन्हें पालने के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य, तेज और अक्सर क्रूर न्याय प्रणाली, लोगों के भोजन और धार्मिक प्रथाएं, ये सब कुछ इतनी कुशलता से लिखा गया है कि आप इन नादान ग्रामीणों और पात्रों को मन ही मन चित्रित करना शुरू करेंगे जैसे जैसे आप किताब आगे पढ़ते हैं। किताब में कहीं भी, यहाँ तक कि अंत में भी, कोटैयर मकान खंडहर क्यों हो चला का कारण नहीं बताया गया है। इसे एक उपन्यास कहने के बजाय पात्रों के जीवन के अध्ययन के साथ जुड़ा हुआ एक शानदार मानवशास्त्रीय प्रलेखन कहा जा सकता है। कीरा अपनी किंवदंतियों और मिथकों के माध्यम से गांव और उनके लोगों की एक तस्वीर को चित्रित करने की कोशिश करते हैं और जिस भाषा का वह उपयोग करते हैं उसमें क्षेत्रीय स्वाद और आम स्लैंग का इनोवेटिव उपयोग बड़ा मनोरम है। कृत्रिम लगे बिना वे करिसल नीलमक्कल के स्लैंग को कुशलतापूर्वक शामिल करते हैं। भले ही कहानी को वर्णित करने के तरीके में खामियां हैं, लेकिन उपयोग के लिए किए गए शब्द और वाक्यांश और पुस्तक में वे पाठक के मूड को कैसे सेट करते हैं, ये उनकी उत्कृष्टता के महान उदाहरण हैं। एक जंगल को धीरे धीरे गांव में कैसे परिवर्तित किया जा रहा है, लोग कठिन समय से कैसे निपटते हैं, प्रकृति उनकी मदद कैसे करती है, इन सब का स्पष्टीकरण हमें मनुष्यों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, मानव जाति को समझने में काफी मदद करता है और साथ ही साथ लोगों की विभिन्न विशेषताएं इसे दिलचस्प बनाती हैं। हम यह भी देखते हैं कि पूर्व आधुनिक युग के दौरान हमारा समुदाय प्रकृति के कितने निकट रहता था। कीरा उनके जीवन को लोक कथाओं के अनियंत्रित रहस्य के माध्यम से लिखते हैं। इसीलिए ये पुस्तक अपने नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग तरीके के लिए अपने समय से परे थी। इसी कारण से भी कीरा को करिसल साहित्य का जनक माना जाता है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने 1991 में गोपालपुरत्तु मक्कल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, जो इस पुस्तक की अगली कड़ी है। नेपाल की मिगुल स्ट्रीट को इस किताब का समानांतर साहित्यिक माना जा सकता है, लेकिन मिगुल स्ट्रीट ने केवल एक ही समय को लिपिबद्ध किया है, एक सड़क और एक समुदाय की जीवंतता को कैप्चर किया है, जबकि गोपालग्रामम इससे भी आगे जाता है। यह एक प्रकार की मूल कहानी है, एक विशेष संस्कृति और जीवन के एक तरीके की कहानी। गोपालग्रामम की समीक्षा एक कठिन कार्य है, भले ही किसी और वजह से नहीं, बल्कि जिस तरह से इसमें कहानियों को स्तरित किया गया है इसे थोड़ा कठिन बनाती है। इस पुस्तक के पात्रों के माध्यम से लोगों और उनके दुखों को महसूस किया जा सकता है। आपका ध्यान खींचते हुए ये कहानियां आपको सोचने पर मजबूर भी करती है। उदाहरण के लिए, क्या उस राजमार्ग लुटेरे ने गर्भवती महिला को उसके गहनों के लिए मारा? क्या उसका कहीं कोई परिवार भी है? कीरा में पाठक को अपने सो कॉल्ड एंटी हीरोज के प्रति भी भावनात्मक महसूस कराने की अनूठी क्षमता है। उनके लेखन में ग्रे रंग है जो शानदार है, क्योंकि ये पाठक को सोचने और विचार करने का अवसर देता है। इस किताब में पहले हत्या के दृश्य से लेकर टिड्डे के आक्रमण के अंतिम दृश्य तक बहुत सारे ऐसे दृश्य थे जिसे पढ़ते ही हमें लगेगा अरे ये सीन तो फिल्मों में होना चाहिए, मगर सूली पर चढ़ाकर मौत दिलाने वाला सीन काफी परेशान करने वाला था। मैंने कैसे तैसे इसे पढ़ा, क्योंकि अपनी जिंदगी में मैंने कभी भी इस तरह का दंड ना किसी फिल्म में देखा ना ही पढ़ा है, और मैं इसे जानने के लिए उत्सुक थी।
लेकिन अपराधियों को दंड देने के लिए कलू यानी इम्पेलमेंट मेथड काफी क्रूर है और मुझे खुशी है कि इस तरह की प्रथाएं अब हमारे समाज में मौजूद नहीं। खैर, करसल भूमि के इस विशेष गांव के बारे में बताती ये किताब भले ही छोटी है मगर बड़ी विचित्र है, जहाँ कीरा किंवदंती, पौराणिक कथा, इतिहास और ओल्ड फैशन स्टोरी टेलिंग को एक साथ बुनते हैं। इसीलिए यदि आप ग्रामीण जीवन, वहाँ के रहने वाले जीवंत पात्रों के बारे में अधिक जानने के लिए इच्छुक हैं तो मैं गोपाला ग्रामम की सिफारिश करूंगी। निश्चित रूप से उन लोगों को जो तमिलनाडु से संबंधित कहानियों में रुचि रखते हैं और उन लोगों के लिए भी जो उन जगहों पर जाना चाहते हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खासकर उन भूले बिसरे समय में जाना चाहते हैं जहां कभी अच्छे दिन हुआ करते थे। आशा है कि आपको मेरी समीक्षा पसंद आई होगी। यदि आप स्पॉटिफाई या एप्पल पर इसे सुन रहे हैं तो कृपया हमारे शो को रेट करें। यह हमें आप जैसे अधिक प्यारे लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा। और आप जानते हैं कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि अब तक आपने फॉलो बटन नहीं क्लिक किया है तो कृपया करें। आप अपने सुझाव मुझे books.com/subhashini@gmail.com पर भी लिख कर भेज सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं books.com के अगले एपिसोड में। तब तक सायोनारा।